Hello students, today I am going to start with the revision of your poem Dust of Snow. The title of the poem is Dust of Snow and it is written by Robert Frost. Robert Frost is the poet of this poem. Just introduction of the poem. Frost was proud of his small compact poems that say much more than they seem to say. जो पोएम है बेटा इसमें जितना कुछ दिख रहा होता है उससे ज़्यादा जो देखने में है उससे ज़्यादा इसका मीनिंग डीप होता है. डस्ट ऑफ स्नो इज़ वन सच पोएम. डस्ट ऑफ स्नो ऐसी ही एक पोएम है. वन सेंटेंस लॉन्ग. इसमें एक सेंटेंस जो है एक सेंटेंस जितनी लंबी है. इट ऑक्यूपाइज 8 शॉर्ट लाइन्स. इसमें 8 छोटी लाइन्स हैं. एंड कंटेन्स ओनली 34 वर्ड्स. इस पोएम में ओनली 34 वर्ड्स है. एंड all of them part of even a young child's vocabulary. ये एक छोटे बच्चे की vocabulary के words हैं. difficult words इसमें नहीं हैं. Dust of Snow is a simple tale of having snow. डस्ट ऑफ स्नो पोएम में सिंपली एक छोटी सी कहानी है जिसमें स्नो है, बर्फ है. फॉल ऑन द नैरेटर, जिसमें जो बर्फ है, स्नो जो है वो फॉल ऑन द नैरेटर, नैरेटर के ऊपर गिर जाती है. टू पुल हिम फ्रॉम अनप्लेजेंट मूड, और उसको अनप्लेजेंट, दुखी मतलब जो खुश ना रहने वाले मूड से दैट ही हैड प्रीवियसली बीन इन. जो हमारा पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो एक बहुत अनप्लेजेंट मूड में है और जैसे ही उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है द सिंप्लिसिटी इन द एंड, वो उनका मूड चेंज हो जाता है. द सिंप्लिसिटी इन द एंड, और इस पोएम में एक सिंप्लिसिटी है एंड में. इज द की एलिमेंट ऑफ द वर्क एज नेचर इज शोन एज मैग्निफिशेंट इनफ टू ब्रिंग अ पर्सन इनटू अ प्लेजेंट मेंटालिटी. अब बेटा ये लाइन बहुत ध्यान से सुनने वाली है. द सिंप्लिसिटी इन द एंड, पोएम में एक सिंप्लिसिटी है. इज द की एलिमेंट, वो इस पोएम का की पॉइंट है, मेन पॉइंट है ऑफ द वर्क. एज नेचर इज शोन एज मैग्निफिशेंट, यहाँ नेचर जो है, प्रकृति जो है बहुत ही मैग्निफिशेंट लग रही है, लाजवाब लग रही है. इनफ टू ब्रिंग अ पर्सन इनटू अ प्लेजेंट मेंटालिटी, कोई अनप्लेजेंट मूड में भी है तो वो नेचर से रिलेटेड जो डस्ट ऑफ स्नो थी, स्नो का कुछ टुकड़ा जब पोएट के ऊपर गिरा, अनप्लेजेंट थॉट्स वाले, अनप्लेजेंट मूड वाले पोएट के ऊपर गिरा, तो वो पोएट का मूड पूरा का पूरा चेंज हो गया. तो दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम कि देखो कि नेचर की लैप ऑफ नेचर में आकर एक इंसान कितनी ईजिली अपने माइंड को चेंज कर लेता है. सो दिस इज द पोएम अबाउट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोएम. The poem describes a very simple happening in very simple words. इसमें बहुत ही सिंपल घटना को दिखाया गया है और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिखाया गया है. It tells us, ये पोएम हमें बताती है that sometimes, कई बार, even a small incident may prove to be of a larger significance. कई बार छोटी से छोटी घटना हमारे लिए बहुत गहन मीनिंग लेकर है, बहुत मीनिंगफुल होती है. बहुत इम्पॉर्टेंट घटना, कोई भी एक छोटी सी घटना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, हमारे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ले आती है. द पोएट इज लिटिल अपसेट. यहाँ जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज लिटिल अपसेट, वो थोड़े से निराश हैं. वाइल सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं. हेमलॉक होता है बेटा धतूरा. हेमलॉक का मीनिंग क्या है? धतूरे का पेड़. तो धतूरे के पेड़ के नीचे, धतूरा जो होता है वो जहरीला प्लांट है और ट्री जो है उसके नीचे वो बैठा है, पोएट बैठा है हेमलॉक ट्री के नीचे और वो थोड़ा निराश है. सडनली, अचानक, अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री, अचानक एक क्रो जो है जो उस पेड़ पर बैठा है, हेमलॉक ट्री पर बैठा है, शेक्स द ट्री, उसके बैठने से पेड़ हिलता है. एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और बर्फ के सॉफ्ट पार्टिकल्स, बिल्कुल डेलिकेट पार्टिकल्स जो थे फ्रॉम ट्री फॉल अपॉन द पोएट, वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो पोएट के ऊपर आकर गिर जाते हैं. द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो, स्नो का, बर्फ की सॉफ्ट एंड कोल्ड टच जो थी, चेंजेस द पोएट्स मूड, उसने पोएट के मूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया. फ्रॉम सैड टू हैप्पी, वो निराशाजनक मूड से हैप्पी मूड में आ गया. एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग रिफ्रेश, और वो बहुत ही तरोताज़ा फील करने लगा. इन दिस वे अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स
to be very significant and saves the rest of the day of the poet from being wasted or ended in regret. अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा. In this way, इस तरीके से a simple moment, एक क्षण की बात थी कि क्रो के बैठने से हेमलॉक ट्री के ऊपर हलचल सी हुई और उससे जो उसके ऊपर स्नो चिपकी हुई थी, अटैच थी, वो बिखर गई. किसके ऊपर गिर गई? वो सीधी पोएट के ऊपर गिर गई. और उससे क्या हुआ? पोएट का जो अनप्लेजेंट मूड था, दुखी मूड था, वो एकदम चेंज हो जाता है. सिंपल मूवमेंट्स प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट. ये सिंपल सी मूवमेंट क्रो की बैठने की और आइस की, स्नो की राइटर के ऊपर, पोएट के ऊपर गिरने की बहुत गहरी इंपॉर्टेंस लिए. सिग्निफिकेंट क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंस लिए है. एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट. और पोएट के अनप्लेजेंट मूड में उस दिन को बिताने से ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड और एंडेड इन रिग्रेट. कि अगर हम किसी दिन सुबह मूड खराब हो जाए और अगर हमारा पूरा दिन मूड खराब होता है तो हमारा दिन वेस्ट हो जाता है. तो कहीं ना कहीं अनप्लेजेंट मूड में भी जब क्रो के बैठने से उसके ऊपर स्नो गिर गई, राइट, पोएट के ऊपर, तो उसका दिन जो है, उसका मूड चेंज हो गया. इससे उसे लगा कि यार मेरा पूरा दिन अनप्लेजेंट थॉट्स को लेकर बैठे रहने से मुझे पछतावा होता, मेरा दिन वेस्ट हो जाता. तो वो बोला फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, कि दिन मेरा वेस्ट होने से बच गया, और एंडेड इन रिग्रेट, या फिर क्या होता, मैं पछताता कि ओ माय गॉड, कल का दिन तो मेरा पूरी लाइफ का बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो गया. ये सोच से मुझे इस मूवमेंट ने, कौन से मूवमेंट ने, जब ब्लैक क्रो आकर बैठा और क्या हुआ, स्नो गिर गई उसके ऊपर, और इससे क्या हुआ, उसके बुरे ख्याल से हटकर वो अच्छे ख्यालों में आ गया. द ब्लैक क्रो इज कॉमनली अ सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर. जो यहाँ ब्लैक क्रो यूज हुआ है बेटा, दैट इज द सिंबल, वो चिन्ह है, ऑफ डेथ एंड फियर. वो मृत्यु का भी और डर का भी चिन्ह बताया गया. यहाँ पे सिंबोलिज्म है. Is that clear? Now, theme of the poem. The poem Dust of Snow by Robert Frost presents the theme that the little things in life can make huge changes in our future. Dust of Snow poem के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट ने ये समझाया है कि कई बार छोटी से छोटी इवेंट्स जो हैं, इंसिडेंट्स जो हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी फ्यूचर को लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छी तरह चेंज कर देते हैं, एकदम टर्निंग पॉइंट ले आते हैं. इट ऑल्सो शोज दैट इफ वी कैन टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड. अगर हम किसी हार्ड टाइम को बड़े टफली, स्ट्रगल वे में लेते हैं, eventually something will happen to change our situation into happier times. कई बार हम बड़े स्ट्रगलिंग वे में, बड़े पछताने के वे में अपने बैड डेज को लेकर चलते हैं, परंतु क्या होता है, अचानक कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे जीवन में आ जाता है, एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, जिससे हमारी सिचुएशन जो है वो बैड से हैप्पियर टाइम्स में चेंज हो जाती है. द सिंपल थिंग्स वी डू फॉर अदर्स. जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, कैन मेक ऑल द डिफरेंस. अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, उसको छोटी सी चीज़ आप देकर अगर उसके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, देन इट इज़ वेरी गुड थिंग. जस्ट थिंक अबाउट दोज रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. अब याद कीजिए कि रैंडम होता है बाई चांस, तुक्के से, अनजाने में आप कोई किसी के ऊपर काइंडनेस दिखा देते हैं. वी डू एंड हाउ मच दे ब्राइटन अ पर्सनस डे. कई बार हमारे छोटे से काम करने से किसी पर्सन का दिन ब्राइटन हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है. तो हमें ऐसे काम करने चाहिए. एंड समटाइम्स चेंज देयर फ्यूचर. इससे कई बार उस पर्सन का फ्यूचर भी चेंज हो जाता है. नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल द स्मॉल थिंग्स. हमेशा हमें छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए और अप्रिशिएट, उसकी प्रेज करनी चाहिए. ऑल द स्मॉल थिंग्स, सभी छोटी चीज़ों की हमें प्रेज करनी चाहिए, उसको नोटिस करना चाहिए. इन लाइफ विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर. छोटी छोटी चीज़ों को हम याद करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं. इट विल ऑल्सो कॉज अस टू हैव अ स्पिरिट दैट इज विलिंग टू चेंज एंड देयरफॉर सक्सीडेड. इससे क्या होता है, अब ध्यान से सुनना बेटा. इट विल ऑल्सो कॉज अस टू हैव, ये हमें कुछ होने के लिए तरफ ले जाती है. अ स्पिरिट, एक हमारी ऐसी अंतरात्मा बन जाती है दैट इज़ विलिंग टू चेंज. और हमारी आत्मा जो है वो भी थोड़ा सा चेंज लाना चाहती है. अगर हम बहुत दुखी हैं तो हमारी आत्मा चाहेगी ओ माय गॉड, कहीं से अच्छे दिन आ जाएं और हमारे जीवन में चेंजेस आए. एंड देयरफॉर सक्सीड. और हम फिर जब हमारे बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं तो हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल फील करते हैं. तो ऐसा होना चाहिए. टर्निंग पॉइंट्स को, चेंजिंग डेज को, छोटे छोटे इवेंट्स को हमें हमेशा फील करना चाहिए. सो दिस पोएम वॉज वेरी स्मॉल एंड विद वेरी डीप मीनिंग.
of the thing that we should take care about the small things, small activities in our life. We should do something good for others. It can change the future of that person, it can brighten the life of that person. So this poem was having a great meaning for us. Is that clear? So go through comprehension stanzas of this poem and detailed explanation of the poem, which I am going to give you in another video. Is that clear?